नेक्स्ट रिजल्ट है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, ये कब कन्वर्ज करेगा? इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन 1। और कब डाइवर्स करेगा? फॉर n लेस देन इक्वल टू 1। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के a टू इन्फिनिटी वाले जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने में ये रिजल्ट हमारे काम आएगा। ठीक है, सो हमने 2.1 एक्सरसाइज में सीखा था कि a से इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस को हम कैसे लिखते हैं? a टू t एंड t टेंड्स टू इन्फिनिटी। a से t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर हम क्या करते थे? इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करते थे। इसकी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन ये तब आती है जब n 1 के बराबर ना हो, तो हमने साथ में लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस इफ n इज नॉट इक्वल टू 1। फिर अपर लोअर लिमिट्स पुट की, ये तो साथ में चल रहा है। अब हमें लिमिट लगानी है। देखो, लिमिट लगेगी t पर। ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई रोल है नहीं, बेसिकली लिमिट लगनी है यहाँ। अब देखो, सपोज इन्फिनिटी की पावर हो 2 तो ये आएगा इन्फिनिटी, लेकिन अगर इन्फिनिटी की पावर हो -2 तो ये होगा 1 बाई इन्फिनिटी की 2, मतलब कि 1 बाई इन्फिनिटी मतलब कि 0। तो इन्फिनिटी की पॉजिटिव पावर इन्फिनिटी आएगी और इन्फिनिटी की नेगेटिव पावर 0 आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर ये पावर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। कब? अगर 1 माइनस n पॉजिटिव है, मतलब कि अगर 1 ग्रेटर है n से, मतलब कि अगर n लेस है 1 से, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 0 आएगा। ये 0 आ गया तो बच गया ये। ठीक, तो ये हमने दोनों केसेस बता दिए कि अगर पावर पॉजिटिव है ये वाली तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, अगर ये पावर नेगेटिव है, ठीक है, अगर 1 माइनस n नेगेटिव है मतलब कि एक छोटा है n से, ये वाली सिचुएशन है, तो ये 0 बन जाएगा। 0 बाई समथिंग 0, तो ये बच जाएगा। इसका मतलब ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है किसके लिए? फॉर n ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट है किसके लिए? फॉर n लेस देन 1। तो अब कौन सा केस बच गया? n इज इक्वल टू 1 वाला केस बच गया, उसको हम शुरू से अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये इंटीग्रल में n की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 1। नाउ 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है? log x। पहले तो a से इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे? a से t, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन log x, अपर लोअर लिमिट्स पुट करी, लिमिट लगा दी। log इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर भी इंटीग्रल क्या आया? डाइवर्जेंट आया। सो n इज इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट है और n लेस देन 1 पे भी डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुआ? n ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है और n लेस देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट रिजल्ट है एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। हमें इन सब की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेट आई, इसमें हमें दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहला काम हम इसको ब्रेक करेंगे 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो हमने ये रिजल्ट पढ़ा है इसी के यूज से हमारे क्वेश्चंस निकलेंगे। लेकिन इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब लोअर लिमिट ग्रेटर देन 0 हो, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं है उसको हम अलग से चेक करेंगे, और ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ही है क्योंकि इसमें अपर लिमिट क्या आ रही है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको नाम दे दिया I1, इसको नाम दे दिया I2। नाउ I1 इज ए प्रॉपर इंटीग्रल। I1 प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ना तो ये 1 पर इनफाइनाइट आंसर दे रहा और ना ही ये 0 पर इनफाइनाइट आंसर दे रहा, ना ही ये 0 और 1 के बीच के किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट आंसर दे रहा, ना ही अपर लिमिट इन्फिनिटी है ना ही लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। सो दिस इज ए प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस कन्वर्जेंट। तो I1 तो हमारा क्या हो गया? कन्वर्जेंट। बच गया हमारा क्या? I2। I2 में fx क्या है? ये हमारा क्या है? fx। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? नीचे से x की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, यहां से x की पावर 4 कॉमन निकाला और फिर उसकी पावर कितनी है? 1/3, तो x की पावर 4/3 हो गया। अंदर कितना बचा? x की पावर 4 कॉमन निकालने पे यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x की -4। ठीक है, फिर x की पावर इससे कट के कितनी रहेगी? x की 1/3, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में दिस। ठीक है, अब आपको gx क्या लेना है? gx हम ले लेंगे 1 बाई
x की पावर 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे की तरफ से x की मैक्सिमम जितनी पावर कॉमन आ सकती है उसको निकाल लो, फिर ऊपर नीचे अगर कुछ पावर कटती है तो उसको काट दो, उसके बाद जो नीचे x की पावर बचेगी 1/that, इसको हमें क्या लेना है, gx लेना है। ठीक है, तो हमने gx कितना ले लिया, 1/x की पावर 1/3। fx अपॉन gx करते ही ये टर्म कट जाएगी, बच गया ये। और लिमिट हमें लगानी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट थी 1 to इन्फिनिटी, तो इन क्वेश्चंस में हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट चेक करनी है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट आ गई π/2, जो कि फाइनाइट भी है और 0 भी नहीं है। और ये हमने पीछे रिजल्ट पढ़ा था कि अगर fx अपॉन gx की लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो दोनों इंटीग्रल्स का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बिहेवियर सेम हो जाता है, fx का भी और g वाले इंटीग्रल का भी। तो अब हम g वाले इंटीग्रल को चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसको चेक करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, नाउ ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, क्योंकि अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ये पावर 1 से ज़्यादा हो तो ही ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। अब यहाँ तो पावर 1 से कम है तो ये डाइवर्जेंट है, और अगर g वाला इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो f वाला इंटीग्रल भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट। तो I1 तो कन्वर्जेंट था, लेकिन I2 डाइवर्जेंट है, तो टोटल मिला के सम क्या आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। ठीक है, ये तो फाइनाइट आंसर दे रहे हैं, ये इनफाइनाइट आंसर दे रहा है, तो टोटल सम क्या आंसर देगा, टोटल सम इनफाइनाइट आंसर देगा। सो जो I इंटीग्रल है हमारा वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट। बिल्कुल सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें तो लोअर लिमिट इन्होंने पहले ही 1 दे दी, तो हमें वो ब्रेकअप करने वाला काम नहीं करना पड़ा, हमारी लोअर लिमिट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हो गया fx। नीचे से यहाँ पर x कॉमन है, उसकी पावर कितनी है 4, तो x की 4 कॉमन आ गया, बच क्या गया 1 + 2/x, ये इससे कट के रह गया 1/x², तो gx क्या ले लो 1/x²। फिर जैसे ही fx अपॉन gx करेंगे ये टर्म हमारी कट जाएगी, बचा क्या 1/this, और लिमिट लगानी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही लिमिट लगाएंगे आंसर आएगा 1, जो कि फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है, तो दोनों इंटीग्रल का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बिहेवियर सेम रहेगा। किस किस का, f वाले इंटीग्रल का और g वाले इंटीग्रल का। अब हम g वाले इंटीग्रल को देखेंगे। g वाला इंटीग्रल है ये, क्योंकि इसमें पावर 1 से ज्यादा है तो g वाला इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जेंट, तो f वाला इंटीग्रल भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है शो दैट दिस इज कन्वर्जेंट। सबसे पहली चीज, इसमें लोअर लिमिट 0 है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये आगे इन्होंने सीधा 1 to इन्फिनिटी पर ही इसको सॉल्व कर रखा है, 0 से 1, बाकी इसको ब्रेक तो करना ही करना है, 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी, 0 to 1। अब देखो क्या फंक्शन 0 पर इनफाइनाइट आंसर दे रहा है, 0 पर यहां से हो सकता है, तो इसको हमें एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 0 to 1 में ये पूरा फंक्शन fx फाइनाइट आंसर दे रहा है या इनफाइनाइट दे रहा है। देखो 1 पर तो कोई इशू है ही नहीं, 0 पे हमें चेक करके देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले fx लिखा, ठीक है, फिर इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया, ये आया, और हमें ये पता है कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 0 के ऊपर ये फंक्शन इनफाइनाइट आंसर नहीं दे रहा, सो 0 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब 0 to 1 वाला तो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, इस वजह से वो कन्वर्जेंट है। तो बेसिकली हमें सिर्फ कौन सा चेक करना है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अब हमें gx सोचना है, gx क्या ले। देखो यहाँ पर आप इसमें से x कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा और इस वाले x से मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा, x²। नीचे की तरफ का बता रही हूँ मैं, यहाँ हो गया x², अंदर बच गया 1 + 1/x e की पावर x, ठीक है, और ऊपर क्या है e की पावर x -1 - x, ठीक है। तो gx हमने कितना ले लिया 1/x²। fx अपॉन gx किया, इतना आया। अब हमें इस पर लिमिट लगानी है, ठीक है। लिमिट लगाने के लिए ऊपर भी x² से डिवाइड कर दिया, नीचे भी x² से डिवाइड कर दिया, और इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, जो कि 0 भी नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है। तो दोनों इंटीग्रल का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बिहेवियर सेम रहेगा, और जो g वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है क्योंकि पावर 1 से ज़्यादा है, तो f वाला इंटीग्रल भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट रिजल्ट है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। क्योंकि 0 to इन्फिनिटी है तो सबसे पहले 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी ब्रेक करेंगे।
ठीक है, इसको I1 नाम दिया, इसको I2 नाम दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, 1 पर तो ये फंक्शन फाइनाइट आंसर ही देगा, लेकिन 0 पर ये वाला पोर्शन इनफाइनाइट आंसर दे सकता है। कब? अगर ये पावर नेगेटिव हो तो। ठीक है, अगर n-1 नेगेटिव हो तो ये टर्म नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। इसका मतलब ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लेकिन कब? जब n छोटा हो 1 से, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और इसको तो हमें अपने हिसाब से चेक करना ही करना है 1 to इन्फिनिटी वाले को। तो पहले I1 वाले को चेक करते हैं। ठीक है, I1 वाले में हमने ये लिखा कि फंक्शन का 0 पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनेगी, क्योंकि अगर n 1 से कम हो। ठीक है, और बाकी सिचुएशन में तो वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में तो वो प्रॉपर इंटीग्रल है और कन्वर्जेंट होगा। तो हम n लेस देन 1 वाली सिचुएशन में I1 की कन्वर्जेंस को चेक करेंगे कि वो कब n की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा और किसके लिए डाइवर्जेंट होगा। तो हमने gx कितना ले लिया, 1/x की पावर 1 माइनस n। हम gx इन क्वेश्चंस में क्या लेते थे, gx हम वो लेते थे जिसकी वजह से फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा था। तो वो हमारा कौन है, 1/x की पावर 1 माइनस n। तो वो हमने gx ले लिया। ठीक है, फिर जैसे ही f(x/gx) करेंगे ये टर्म कट गई, बचा क्या, e की पावर -x, और लिमिट लगानी है x टेंड्स टू 0। ठीक है, क्योंकि 0 पर ही फंक्शन इनफाइनाइट आंसर दे रहा था, तो आंसर आ गया 1, जो कि फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। तो दोनों इंटीग्रल्स f और g दोनों के इंटीग्रल का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बिहेवियर सेम रहेगा। लेकिन g वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये पावर हमारी 1 से कम हो। ठीक है, ये हमने पुराना रिजल्ट पढ़ा था 2.2 में कि अगर ये पावर 1 से कम हो तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है। इसको सॉल्व किया तो आ गया, अगर ये n 0 से बड़ा हो तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। इट मीन्स कंपैरिजन टेस्ट से f वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कब, जब n बड़ा है 0 से। ठीक है, और n लेस देन 1 तो हम लेके चल ही रहे थे, तो इसका मतलब जब n 0 और 1 के बीच में है तो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ हम कह रहे थे कि n 1 या 1 से बड़ा है तो भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी कन्वर्जेंट है। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में भी कन्वर्जेंट है, 1 पे भी कन्वर्जेंट है, 1 से बड़े नंबर्स के लिए भी कन्वर्जेंट है। तो टोटल मिलाकर कन्वर्जेंस कहाँ पर आया, 4n ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, हेंस I1 इज कन्वर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन 0। अब हमें देखनी है I2 की कन्वर्जेंस। I2 में हमने gx ले लिया 1/x²। जैसे ही f(x/gx) किया इतना आंसर आया। इस पे हम लिमिट लगा रहे हैं और आंसर आएगा 0। कैसे निकलेगा, एल हॉस्पिटल रूल से। पहले तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, फिर हम ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आनी बंद नहीं हो जाती। तो उस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल से हमने इसको सॉल्व किया, आंसर आया 0। और f(x/gx) की लिमिट जब 0 आती थी तो हम कहते थे कि अगर g वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो f वाला भी कन्वर्जेंट होगा। और g वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये पावर 1 से ज़्यादा है। तो क्योंकि g वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो f वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट आएगा। इसका मतलब इस वाले I2 में n की तो कोई बात ही नहीं हुई कि n चाहे कुछ मर्जी हो, n की तो कोई बात ही नहीं हुई। सो I2 इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल n। I1 कन्वर्जेंट था फॉर n ग्रेटर देन 0, लेकिन I2 कन्वर्जेंट है फॉर ऑल n। लेकिन जब सम की बात होगी तो वो सम कन्वर्जेंट कब होगा, फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है ना, क्योंकि I क्या था, I1 प्लस I2। ये कन्वर्जेंट है n ग्रेटर देन 0 के लिए, ये कन्वर्जेंट है सभी n के लिए, लेकिन सम कन्वर्जेंट कब होगा, फॉर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो द गामा फंक्शन इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 0, जिसमें कि आप प्रूफ में ध्यान रखना कि जो 0 से 1 वाला इंटीग्रल था उसमें तो n के ऊपर कंडीशन आई कि 0 to 1 वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा अगर n 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से इन्फिनिटी वाले इंटीग्रल में कोई भी कंडीशन नहीं आई। ये इंटीग्रल तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा ही होगा, चाहे n हम कितना भी ले लें, n की हम कोई मर्जी वैल्यू ले लें। अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें है जैसे ये देखो, पहले 1 to इन्फिनिटी x की n e की -x, तो n तो कितना भी ले लो, 1 से इन्फिनिटी वाले में n कुछ मर्जी ले लो, ये इंटीग्रल हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट।
लेकिन 0 to 1 वाले को हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन से टेस्ट चेक करेंगे कि 0 to इन्फिनिटी एक्स की n-1 e की -x dx कन्वर्जेंट कब होता है, अगर n ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि पहले तो x की पावर किस फॉर्मेट में लिखनी है, समथिंग -1, और फिर वो समथिंग जो है n वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हमारे इस क्वेश्चन में है x की पावर 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2, उसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 3/2 - 1, ठीक है। और अब ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, n, ठीक। इसको इससे कंपैरिजन करेंगे, x की n-1, x की 3/2 - 1, तो n कितना हो गया 3/2, और वो n अगर पॉजिटिव है तो 3/2 तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट।